किसी ने सुनी, ना किसी ने देखी इतनी सटीक भविष्यवाणी। चाल चक्र। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं चाल चक्र और मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र पांडे। आषाढ़ महीने की शुरुआत आज से हो रही है और ये महीना अपने आप में बहुत सारी चीजों को समेटे हुए है। आज के चाल चक्र में हम आपको बताएंगे कि आषाढ़ महीने की महिमा क्या है, इस महीने के पूजा विधान क्या हैं और इस महीने की सावधानियां क्या हैं। चाल चक्र में आज क्या खास है, चलिए बताते हैं आप। चाल चक्र में आज बात करेंगे आषाढ़ महीने की महिमा के बारे में। बात करेंगे कि आषाढ़ के महीने में शुभ फल कैसे प्राप्त करें और भगवान विष्णु की कृपा से इस महीने में संतान का वरदान कैसे मिलेगा, देवी की कृपा कैसे मिलेगी, इन विषयों पर भी बात करेंगे। तो मुख्य रूप से आज हम चर्चा करेंगे आषाढ़ के महीने की, लेकिन सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं आज के पंचांग पर। आज तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि, रात के 8:59 तक। नक्षत्र है मूल नक्षत्र, सुबह के 6:40 तक। इसके बाद पूर्वाषाढ़ा। चंद्रमा धनु राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय सुबह के 10:30 से दोपहर के 12 बजे तक। और पश्चिम दिशा की तरफ यात्रा करने की आज मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी दही खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। इसके पहले कि हम चर्चा की शुरुआत करें, आपको बताते हैं वो टेलीफोन नंबर जिस पर फोन करके आप कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़ सकते हैं। हमारा नंबर है 0120-480-7333 0120-4807-333। चलिए अपने विषय पे आते हैं। सबसे पहले जानते हैं कि आषाढ़ के महीने की महिमा क्या है। हिंदू पंचांग का, हिंदू कैलेंडर का जो चौथा महीना है वो आषाढ़ है। चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ और चौथा महीना आषाढ़। आषाढ़ का जो महीना है ये संधि काल का महीना है। ग्रीष्म जो है, गर्मियां जो हैं, इस महीने से कम होने लगती हैं और इस महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। यानी ग्रीष्म और वर्षा के बीच की संधि का महीना है। इस महीने में रोगों का संक्रमण सर्वाधिक होता है। इस महीने में बीमार होने की और बहुत सारी बीमारियां होने की संभावना काफी ज्यादा होती है। इस महीने से वातावरण में थोड़ी सी नमी, थोड़ा सा मॉइस्चर आना शुरू हो जाता है। हालांकि इसके अपने फायदे तो हैं, लेकिन सामान्यतः क्या होता है कि जो जल तत्व धीरे धीरे वातावरण में आता है, उसकी वजह से काफी लोग बीमार भी पड़ते हैं। आषाढ़ का जो महीना है ये कामना पूर्ति का महीना कहा जाता है। ऐसा मानते हैं कि आषाढ़ के महीने में तपस्या करने से, साधना और उपासना करने से आपकी कामनाओं की पूर्ति होती है। आपकी जो इच्छाएं हैं वो निश्चित रूप से पूर्ण होती हैं। इस बार जो आषाढ़ का महीना है वो 25 जून को यानी आज के दिन शुरू हो रहा है और ये 24 जुलाई तक रहेगा। तो 25 जून से लेकर 24 जुलाई तक आषाढ़ का महीना रहेगा। इसे आषाढ़ कहते क्यों हैं? देखिए, ऐसा नहीं है कि भारतीय परंपरा में जो नाम रखे गए वो किसी राजा के नाम पे रख दिए गए या अपने मन से कुछ भी अंट शंट नाम रख दिए गए। नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। आषाढ़ का जो महीना है वो पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र से संबंधित है। इसलिए इसको आषाढ़ का महीना कहते हैं। ये पूर्वाषाढ़ा या उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के संपर्क की वजह से आषाढ़ का महीना कहा जाता है।
आषाढ़ महीने में कौन कौन से व्रत और पर्व आते हैं, ये जानना भी जरूरी है। देखिए, आषाढ़ मास के पहले दिन शास्त्र कहता है, यानी आज पहला दिन है, कि आज के दिन किसी ब्राह्मण को या किसी निर्धन व्यक्ति को खड़ाऊं, छाता, नमक और आंवले का दान करना चाहिए। ऐसा करने से क्या होता है कि वर्ष भर जो संपन्नता है, जो प्रॉस्पेरिटी है, जो समृद्धि है, वो पूरे साल भर बनी रहती है। इसी महीने में भगवान जगन्नाथ जी की रथ यात्रा भी निकाली जाती है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा को महायात्रा कहते हैं। और ये बात याद रखिए कि भगवान जगन्नाथ की जो रथ यात्रा है वो पूरी दुनिया भर में आकर्षण का केंद्र है। और एकमात्र ऐसा दिन होता है जब भगवान जगन्नाथ अपने मंदिर से निकल करके भक्तों के बीच में आते हैं। इस महीने में सूर्य देवता और देवी की यानी मां दुर्गा की उपासना मुख्य रूप से की जाती है। आषाढ़ में या तो सूर्य देवता की उपासना होती है या तो मां दुर्गा की उपासना होती है। इस महीने में आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में तंत्र साधना के लिए और शक्ति उपासना के लिए गुप्त नवरात्रि का पर्व भी मनाया जाता है। गुप्त नवरात्रि आषाढ़ के शुक्ल पक्ष में मनाई जाती है। आषाढ़ के अंतिम समय में भगवान विष्णु शयन में चले जाते हैं। हरिशयनी एकादशी या देवशयनी एकादशी होती है ये। और इसके बाद से अगले 4 महीने तक शुभ कार्यों की वर्जना होती है। अगले 4 महीने तक आप शुभ और मंगल कार्य नहीं कर सकते। तो एक तरह से आषाढ़ का महीना अंतिम महीना होता है जब आप शुभ और मंगल कार्य नहीं कर सकते हैं। इसके बाद सावन, भाद्रपद, आश्विन और कार्तिक में जब तक भगवान विष्णु योग निद्रा से जग न जाएं तब तक शुभ कार्यों की मनाही रहती है। आषाढ़ मास की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का महान उत्सव भी मनाया जाता है। इस महीने की जो सबसे खूबसूरत बात है, जो सबसे बड़ी बात है, भारतीय परंपरा के हिसाब से, भारतीय वांग्मय के हिसाब से निश्चित रूप से आषाढ़ की पूर्णिमा को गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाते हैं। और एकमात्र ऐसा पर्व है जिस दिन आपको मुक्ति और मोक्ष का वरदान मिल सकता है, जिस दिन आप अपनी गुरु की कृपा से जीवन की तमाम मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं। अब ये जानते हैं कि आषाढ़ के महीने में किन किन देवी देवताओं की उपासना करना मंगलकारी होता है। आषाढ़ का महीना अब शुरू हो रहा है, तो इस महीने में हम किन किन देवी देवताओं की उपासना करेंगे। आषाढ़ के महीने में सबसे ज्यादा जो फलदायी उपासना होती है वो गुरु की होती है। गुरु माने बृहस्पति गुरु नहीं, गुरु मतलब जो आपके सद्गुरु हैं, जो आपको ईश्वर के मार्ग पर ले चल रहे हैं, ऐसे गुरु की उपासना होती है। इसके अलावा आषाढ़ के महीने में चूंकि गुप्त नवरात्रि भी आती है, इसलिए आषाढ़ के महीने में देवी की उपासना, मां दुर्गा की उपासना भी शुभ फल देती है। श्री हरि विष्णु की उपासना से इस महीने में संतान प्राप्ति का वरदान मिलता है। और इस महीने में अगर आप वरुण देव की उपासना करें, जल देव की उपासना करें, तो इससे आपको धन की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इस महीने में जल देव की, वरुण देव की उपासना भी करनी चाहिए। जैसे ज्येष्ठ के महीने में हम सूर्य देव की उपासना करते हैं, ऊर्जा की उपासना करते हैं, वैसे आषाढ़ के महीने में हम जल तत्व की, जल देव की और वरुण देव की उपासना करते हैं। इस महीने में मंगल और सूर्य की उपासना जरूर होनी चाहिए ताकि जो ऊर्जा का स्तर है वो बना रहे। आषाढ़ के महीने में आम तौर पर आप देखेंगे कि जो आलस्य वाला हिस्सा है, जो आलस्य वाला पार्ट है जीवन में, वो बढ़ जाता है और आलस्य ज्यादा होने की वजह से कामों में दिक्कत होने लगती है। इसीलिए आषाढ़ के महीने में मंगल और सूर्य देव की उपासना करनी चाहिए
ताकि जो एनर्जी का लेवल है, ऊर्जा का स्तर है, वो बना रहे, आपके अंदर आलस्य प्रवेश ना करे। अब आयुर्वेद क्या कहता है? आयुर्वेद के एक सिद्धांत जो हैं वो हर महीने के हिसाब से बताते हैं कि हमें क्या खाना चाहिए, क्या पीना चाहिए, किस तरह से जीवन जीना चाहिए। देखिए, आषाढ़ के महीने में खान पान के नियम क्या हैं? इस महीने में जल युक्त फल खाने चाहिए। जो जल वाले फल हैं, जैसे तरबूज है, खरबूज है, खीरा है, जल वाले जो फल हैं वो खाने चाहिए। आषाढ़ में बेल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। बेल खाना मना होता है। आमतौर पे लोग बेल का शरबत पीते हैं, बेल का चूर्ण खाते हैं। तो आषाढ़ के महीने में बेल बिल्कुल भी ना खाएं। जहां तक हो सके इस महीने में तेल मसाले वाली चीजें भी कम खानी चाहिए, क्योंकि इस महीने में डाइजेशन के, पेट के खराब होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। इसलिए तेल मसाला इस महीने में कम से कम खाना चाहिए। सौंफ खाना, हींग खाना और नींबू का प्रयोग करना बड़ा लाभकारी होता है। इस महीने में आप सौंफ खाइए, भोजन में हींग का प्रयोग करिए और नींबू का प्रयोग करिए। ये आपके लिए काफी ज्यादा लाभकारी होगा, काफी ज्यादा शुभ रहेगा। आषाढ़ के महीने में एक महत्वपूर्ण बात आपको जरूर बता दूं। आषाढ़ के महीने के दो हिस्से जो हैं, कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष। तो कृष्ण पक्ष में आषाढ़ के महीने में ज्यादा से ज्यादा भगवान सूर्य की पूजा करनी चाहिए। और अगर हम शुक्ल पक्ष में चलें तो शुक्ल पक्ष में चूंकि गुप्त नवरात्रि का अवसर होता है, इसलिए शुक्ल पक्ष में ज्यादा से ज्यादा देवी की उपासना करनी चाहिए। ये करना बहुत ही शुभ होता है, बहुत ही मंगलकारी होता है। और आषाढ़ के महीने में अगर आप गोपनीय रूप से गुप्त नवरात्रि में देवी की साधना करते हैं या देवी की उपासना करते हैं, तो आपके मन की जो इच्छाएं हैं, जो आपकी मनोकामनाएं हैं, वो निश्चित रूप से पूरी हो सकती हैं। वक्त एक छोटे से ब्रेक का हो गया है, लेकिन ब्रेक पर जाने के पहले जान लेते हैं कि आज की जिज्ञासा क्या है। आज की जिज्ञासा है कि त्राटक क्या होता है? त्राटक किसे कहते हैं? साधना जगत में, आध्यात्म के जगत में, ध्यान की दुनिया में त्राटक एक बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। क्या होता है त्राटक? इसके लाभ क्या हैं? इसके प्रयोग करने का सिस्टम क्या है? ये आपको बताएंगे। महीने की महिमा बता रहे थे। इस बीच एक दर्शक जुड़ गए हैं हमारे साथ, अभिनव जी हैं जौनपुर से, उनसे बात करते हैं। अभिनव जी बताइए। सर, पंडित जी पूछ रहे थे कि हमारे भविष्य में जॉब के बारे में, गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं हमारे। जन्म की तारीख पता है आपको? जी पंडित जी बताइए। 19 सितंबर 1999, दिन शनिवार और रात को 2 बजे। कहाँ पे जन्म हुआ है? गाजीपुर। क्या जानना चाहते हैं अभिनव? पंडित जी जानना चाहते हैं कि हमारे भविष्य में गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं। गवर्नमेंट जॉब है कि नहीं? अभी क्या कर रहे हैं आप? अभी हम बीएससी कर रहे थे, फाइनल ईयर है। अभिनव, जो आपकी कुंडली हमारे पास बनती है, ये कुंडली बनती है कर्क लग्न की, और आपकी जो राशि बनती है ये बनती है धनु। जिस तरह की कुंडली है, इस तरह की कुंडली के हिसाब से आपको शिक्षा क्षेत्र में गवर्नमेंट जॉब के लिए प्रयास करना चाहिए। तो मैं आपसे ये कहूँगा कि आप बीएससी अभी कर रहे हैं, इसके बाद बीएड कर लीजिएगा, और बीएड करने के बाद शिक्षा क्षेत्र के लिए प्रयास करिएगा। आपको गवर्नमेंट सेक्टर में एजुकेशन की नौकरी मिलने की संभावना प्रबल है, और ये संभावना कुंडली में 2 साल के बाद लगभग 2024-25 के आसपास दिख रही है, जब आपको सरकारी नौकरी मिल जाएगी। फिलहाल आप ऐसा करें कि रोज सवेरे सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं, और एक मोती, लगभग 10 से 12 रत्ती की मोती चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, सोमवार की रात को आप धारण करें, आपको लाभ होगा। वक्त एक और छोटे से ब्रेक का हो गया है, और ब्रेक के बाद वापस आएंगे
तो बात आपके राशियों की करेंगे, आपके प्रश्न का उत्तर देंगे और समाधान करेंगे आपकी जिज्ञासा। प्रश्नों के उत्तर दे रहे थे और साथ ही साथ आपको बता रहे थे आषाढ़ महीने की महिमा के बारे में। अब हम बात करेंगे आपके राशियों की, आपके प्रश्न का उत्तर भी देंगे, लेकिन उसके पहले स्वस्थ रहने के सरल उपाय निरोगी भव में। अगर आपका पेट फूल रहा हो तो 1 चम्मच अजवाइन ले लें, छोटा चम्मच, और काला नमक थोड़ा सा लेकर के दोनों को एक साथ फाँक करके पानी पी लें। गुनगुना पानी हो तो और भी अच्छा है। ऐसा करने से आपको शीघ्र लाभ होगा। चलिए राशियों के सिलसिले की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले जानते हैं मेष राशि का हाल। मेष राशि, आर्थिक मजबूती आएगी, सेहत आपकी अच्छी बनी रहेगी। इस समय आपको संपत्ति का लाभ हो सकता है। शुभ रंग पीला और भाग्य होगा 75%। वृषभ राशि, व्यर्थ के तनाव से बचाव करें, संतान पर थोड़ा ध्यान दें, भगवान शिव को जल अर्पित करें तो बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग भूरा और भाग्य होगा 60%। मिथुन राशि, रुके हुए काम इस समय आपके पूरे होंगे। इस समय कर्ज का लेन देन न करें। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। शुभ रंग हरा होगा और भाग्य साथ निभाएगा 70%। कर्क राशि, करियर में सुधार होता दिख रहा है। धन का लाभ होगा इस समय आपको। वाद विवाद से बचाव करें। शुभ रंग फिरोजी और भाग्य होगा 65%। सिंह राशि, संतान पक्ष से सुख मिलता दिख रहा है। नौकरी में आपकी पदोन्नति होगी। स्वास्थ्य आपका कुल मिला के अच्छा बना रहेगा। शुभ रंग ग्रे और भाग्य होगा 75%। कन्या राशि, करियर में किसी भी तरह की लापरवाही इस समय मत करिए। धन की हानि से बचाव करें। भगवान शिव को अगर आप जल अर्पित कर दें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। शुभ रंग होगा लाल और भाग्य साथ निभाएगा 60%। तुला राशि, छोटी छोटी बातों पर तनाव न पालें। किसी अतिथि का आगमन इस समय हो सकता है। काफी दौड़ भाग रहती हुई दिख रही है। शुभ रंग होगा गुलाबी और भाग्य साथ निभाएगा 70%। वृश्चिक राशि, करियर की तमाम समस्याएं हल होंगी। कोई रुका हुआ काम आपका पूरा होगा। अपनी योजनाओं को गोपनीय बनाए रखें। शुभ रंग सफेद और भाग्य होगा 80%। धनु राशि, स्थान परिवर्तन के योग बन रहे हैं। दौड़ भाग थोड़ी बढ़ी रहेगी आपकी। करियर में इस समय बड़े लाभ के योग दिख रहे हैं। शुभ रंग धानी और भाग्य साथ निभाएगा 90%। मकर राशि, व्यर्थ का तनाव न पालें। स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखें। किसी मित्र की सलाह से इस समय आपको लाभ होगा। शुभ रंग पीला और भाग्य साथ निभाएगा 60%। कुंभ राशि, आराम के मूड में रहने वाले हैं आप। परिवार में प्रसन्नता रहेगी। धन की स्थिति कुल मिला के उत्तम बनी रहेगी। शुभ रंग नीला और भाग्य होगा 70%। मीन राशि, करियर में स्थिरता आएगी। उपहार सम्मान का लाभ मिलेगा। किसी मित्र की सहायता मिलेगी। शुभ रंग आसमानी और भाग्य होगा 80%। इस बीच एक दर्शक जुड़ रही हैं हमारे साथ, कुसुम जी हैं कोलकाता से। उनसे बात करते हैं। कुसुम जी बताइए। हाँ पंडित जी। जी प्रणाम, बताइए। पंडित जी, मेरा डेट ऑफ बर्थ है 26 जुलाई 1995। समय बताइए। रात के 1:36।
कहाँ पे जन्म हुआ है? कोलकाता में। क्या प्रश्न है कुसुम जी, पूछिए। पंडित जी मेरी सरकारी नौकरी कब तक लगेगी और मेरा डाइवोर्स केस चल रहा है, तो उसमें कब तक उनसे छुटकारा मिलेगा और आगे का भविष्य कैसा रहेगा? आपसे पहले भी बात हुआ था तो आप ओपल पहनने के लिए बोले थे, तो हम ओपल पहन के रखे हैं, तो अब आगे कैसे, मतलब कब तक नौकरी होगा, आगे का भविष्य कैसा रहेगा? कुंडली आपकी वृषभ लग्न की है, राशि आपकी मिथुन बनती है, महादशा आपकी शनि की और अंतरदशा आपकी शुक्र की चल रही है। शिक्षा क्षेत्र में, बैंकिंग या फाइनेंस के सेक्टर में या चिकित्सा जैसे क्षेत्र में सरकारी नौकरी मिलेगी और ये सरकारी नौकरी 2022 के अंत में या 2023 में मिलने के योग कुंडली में बनते हैं। दूसरी बात है कि आपका जो डिवोर्स का मुकदमा चल रहा है, ये मुकदमा इसी साल हल होगा। इसी साल मुकदमे के हल होने की संभावना बन रही है। इसी साल के अंत में आपका डिवोर्स का मुकदमा हल हो जाएगा। भविष्य में दूसरी शादी भी होगी और भविष्य के लिए आपका जीवन बेहतर दिखाई दे रहा है, उसमें आपको चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। ओपल पहने रहिए और रोज शाम को 108 बार ओम शं शनैश्चराय नमः इस मंत्र का जप कीजिए तो आपके लिए उत्तम होगा। इस बीच एक दर्शक जुड़ रहे हैं हमारे साथ, मदन गोपाल जी हैं, उनसे बात करते हैं। मदन गोपाल जी बताइए। सर पंडित जी प्रणाम। जी प्रणाम। हाँ पंडित जी, ये कि मेरा बच्चा है, एक दीपेंद्र सोनी नाम है उसका। डेट ऑफ बर्थ बताइए उनकी। डेट ऑफ बर्थ जी है उसका 6/1। हाँ 6/1/1990। समय बताइए। समय 4:30 बजे शाम को। कहाँ पे जन्म हुआ है? बलरामपुर उत्तर प्रदेश। पूछिए क्या प्रश्न है। हाँ पंडित जी, ये पूछना था कि वो लड़का मतलब मास्टर टीचर है सर, उसका मतलब थोड़ा सा मतलब एक लड़की के चक्कर में आ गया है और उसके लिए काफी परेशानी है, दिक्कत है, और वो का मतलब उसको कहे वही शादी करेंगे, इसलिए मैंने उसको कहा हमारे घर से चले जाइए। वो अलग क्वार्टर लेकर रह रहा है, तो पंडित जी बहुत परेशान है, कैसे क्या हो बताएं आप। कुंडली आपके बेटे की मिथुन लग्न की है और राशि बनती है मेष राशि। इस कुंडली में जो महादशा चल रही है इस समय वो मंगल की चल रही है और अंतरदशा जो चल रही है वो बुध की चल रही है। पहली बात तो ये है कि आपके बेटे की कुंडली में विवाह स्वयं की इच्छा से होने की संभावना है और इनका विवाह इनकी अपनी इच्छा से ही होगा, ये बात आप जाने रहिए। तो बेहतर यही होगा कि आपका पुत्र जहां विवाह करना चाहता है वहां करने दीजिए, उसको स्वीकार करिए, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे, नहीं मानेंगे तो भी आपका बेटा अपनी मर्जी से ही शादी करेगा। दूसरा ये है कि आपके बेटे के विवाह होने का जो योग मजबूत दिख रहा है वो इस साल के अंत में या अगले साल के आरंभ में है, तो उस समय आपके बेटे का विवाह होगा। चूंकि ये नियति में लगभग निश्चित है कि आपके बेटे की शादी अपनी इच्छा से ही होगी, इसलिए उसको स्वीकार कर लेने में ही बुद्धिमानी है। एक और दर्शक हमारे साथ जुड़ रहे हैं, मीत हैं अहमदाबाद से, उनसे बात करते हैं। बताइए सर, मैं ये पूछना चाहता था कि मैंने MBBS कंप्लीट किया है जस्ट इस साल गवर्नमेंट में से, तो मेरी मेडिसिन में लेने की इच्छा है आगे पोस्ट ग्रेजुएशन के रूप में। तो अभी नीट जो एग्जाम होगी 28 सितंबर 1997। फिर से बोलिए। 28 सितंबर 1997। समय बताइए। शाम को मतलब रात के 8:30 के आसपास। कहाँ जन्म हुआ है? नडियाद, गुजरात में। आप ये जानना चाहते हैं कि आपका PG में सिलेक्शन कब होगा? हाँ, मेरे को गवर्नमेंट में लेने की इच्छा है। गवर्नमेंट कॉलेज में आपका PG में सिलेक्शन हो जाए। हाँ हाँ। कुंडली जो आपकी बनती है मीत, ये मेष लग्न की है और आपकी राशि बनती है सिंह राशि। महादशा इस समय आपकी सूर्य की चल रही है और अंतरदशा इस समय आपकी चल रही है राहु की। देखो, इस साल जो परीक्षा आप देंगे उसमें आपके सिलेक्शन की संभावना बहुत ही कम है।
ज्यादा संभावना यही है कि 2022 में जो आप परीक्षा देंगे उसमें आपका सिलेक्शन होगा, 2021 वाले में सिलेक्शन होने की संभावना नहीं है। और आपको अपना कॉलेज मिल जाएगा, इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है। सरकारी कॉलेज में, अच्छे कॉलेज में एडमिशन होगा और अच्छी तरह से आप पढ़ाई कर पाएंगे। इस कुंडली में सूर्य का पक्ष थोड़ा कमजोर दिखाई दे रहा है और सूर्य की महादशा चल रही है, तो बेहतर ये होगा कि आप एक माणिक्य बनवा के पहन लें। 6 से 8 रत्ती का माणिक्य तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका उंगली में, रविवार को प्रातः माणिक्य पहनने से आपको लाभ होगा। और इसके अलावा नित्य प्रातः अगर सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो वो भी आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी जिनका है आज जन्मदिन। जिन लोगों का जन्मदिन है उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके स्वास्थ्य की तमाम समस्याएं दूर होती जाएंगी। संपत्ति और वाहन का लाभ भी इस साल में आपके लिए दिख रहा है, लेकिन शिक्षा के मामले में और प्रतियोगिता के मामले में अभी इस साल विलंब दिखाई दे रहा है। इस साल आपको करियर के निर्णयों में भी सावधानी रखनी होगी। क्या करना चाहिए? पूरे साल भर सुंदर कांड का अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की जिज्ञासा और इसका समाधान। आज की जिज्ञासा है, त्राटक क्या होता है? तंत्र में, आध्यात्मिक जगत में त्राटक का बड़ा महत्व है। क्या होता है त्राटक? किसी बिंदु पर अपनी आंखों को एकाग्र करके आप लगातार ध्यान बनाकर देखते रहें एक टक, तो इसे त्राटक कहते हैं। ये एक वैज्ञानिक और आध्यात्मिक प्रक्रिया है, लेकिन त्राटक का अभ्यास किसी गुरु के निर्देशन में ही करना चाहिए। जब त्राटक किसी व्यक्ति को सिद्ध हो जाती है तो उसके अंदर सम्मोहित करने वाली शक्ति आ जाती है। इसलिए त्राटक करिए, लेकिन किसी गुरु के निर्देशन में करिए तो ज्यादा बेहतर होगा। चलिए अब जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण बात क्या है। जैसा आपको बताया कि आषाढ़ का महीना आज से आरंभ हो रहा है। आषाढ़ का जो महीना है ये संधि का महीना है। गर्मियां समाप्त होती हैं और वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। आमतौर पर इस समय बीमारियां भी ज्यादा होती हैं और लोगों को इमोशनल, भावनात्मक समस्याएं भी बहुत होती हैं। इसलिए आषाढ़ के महीने में खान पान का बड़ा ध्यान रखना चाहिए। आषाढ़ का महीना साधना के दृष्टिकोण से बड़ा महत्वपूर्ण होता है, इसलिए अगर इसमें आप देवी की उपासना करें, गहरी साधना करें, तो इससे आपको काफी फायदा हो सकता है। खास तौर से आषाढ़ के महीने में जो गुप्त नवरात्रि का पर्व आता है, अगर उस समय पूरे के पूरे 9 दिन तक साधना की जाए तो इससे विशेष लाभ हो सकता है। चलिए अब जान लेते हैं शुभ पहर का महत्वपूर्ण समय क्या है। आज का शुभ पहर है रात के 9 बजे से 10:30 तक। इस समय में मां लक्ष्मी की कपूर से आरती करें। धन और कर्ज की समस्याओं से छुटकारा मिलेगा, लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही, और वो समय होगा रात के 9 बजे से 10:30 के बीच में। तो आज के लिए चाल चक्र में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ख्याल रखिए। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए तेज।